नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी के मॉक टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो जरूर उन्हें देखिए। इससे आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से होगी और आप अपने एग्जाम वाले दिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कई सारे पेड ग्रुप्स भी चलते हैं, कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर डायरेक्टली कॉल करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जीएस के फॉर्म में, जो आप अगर पढ़ते हैं तो इससे भी आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 5 तक आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि ये डीआई का क्वेश्चन है ना। और इसमें बेसिकली आपको एक बार चार्ट यहाँ पर दिया जा रहा है जिसमें एक फैक्ट्री के 6 महीने के दौरान जो उत्पादन है 1000 टन में, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछले 6 महीनों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो देखिए, औसत उत्पादन के लिए क्या करना होगा, 22 + 23 + 27 + 30 + 20 + 28। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 22 + 23 + 27 + 30 + 20 और + 28। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 मंथ्स हैं तो इसलिए हम 6 से यहाँ पर डिवाइड कराएंगे। अगर आप देखें तो ये वैल्यू 150 हो रही है, 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका 25 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 25,000 टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। किस महीने का उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर था? अब आप देखिए, यहाँ पर जो औसत उत्पादन था वो यहाँ पर 25 है ना। आपने देखा अभी पीछे सॉल्व करके कि यहाँ पर 25 आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 25 तो कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ना तो मार्च में है, ना तो अप्रैल में है, ना तो जून में है। आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किसी भी महीने का उत्पादन 25 नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस महीने में पिछले महीने की तुलना में उत्पादन अधिकतम था? अब आप देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं फरवरी की, तो अब आप देखिए 22 से 23 यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। आप देखिए जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे और उसके ठीक पहले वाले मंथ से रेफरेंस लिया जाएगा। तो फरवरी की बात हो रही है तो देखिए 22 था जनवरी में और 23 हो गया फरवरी में, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ। सो हम कह सकते हैं कि फरवरी के लिए 1/22 है। फिर देखिए अप्रैल के लिए बात करते हैं। देखो भाई, अप्रैल में क्या होगा, मार्च से अप्रैल, ये वाली बात है, मतलब 27 से 30 हो रहा है। इसका मतलब 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है 27 के ऊपर। यहां तक भी आपको बात समझ में आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मार्च की बात हो रही है तो देखिए मार्च मतलब फरवरी से मार्च आए होंगे, 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, देख रहे हैं। तो 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 23 पर होगा क्योंकि फरवरी में 23 है, तो ये आपका फरवरी का हो गया। और उसके बाद देखिए जून की बात हो रही है, तो जून कहाँ पर है, जून ये रहा। तो देखिए 20 से 28 हो रहा है, मतलब 8 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है 20 पे, तो यहाँ पर जून हो गया। तो एक तरह से समझ में आ ही रहा है कि यार यही सबसे बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है ना, 8 यूनिट का, वो भी 20 पे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वैल्यू आएगी 4.54%। ठीक है, ये इतना इंक्रीमेंट है। फिर यहाँ पर वैल्यू है 11.11%। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैल्यू है 17.39%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको परसेंटेज में, और फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी सीधा का सीधा 40%। देखिए कैसे आ रही है, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ लास्ट वाला। 8/20 है, इंटू में 100 करेंगे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40% है, समझ गए। तो यहाँ पर 40% है, सबसे ज्यादा कहां पर, देखो जून वाले महीने में, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई के महीने का उत्पादन अप्रैल के महीने के उत्पादन के संबंध में कितने प्रतिशत है? देखिए मई का उत्पादन कितना है, मई का उत्पादन है 20, ठीक है। और अप्रैल का उत्पादन कितना है यहाँ पर, देखिए 30। तो मैंने मान लिया कि 20 जो है वो 30 का x% है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए 2000 को जब आप यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 200/3 आएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 66.67% के आसपास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, चौथे का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस महीने औसत उत्पादन की तुलना में उत्पादन प्रतिशत 120% था? 120% की बात हो रही है। अब आप देखिए औसत उत्पादन कितना था, 25।
अब 25 का जब आप यहाँ पर 120% देखेंगे तो कितना होता है ना, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे 30, यानी कि औसत उत्पादन जो कि 25 था उसका 120% होता है 30। तो अब आप देखिए 30 कहां पर है, 30 सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि अप्रैल महीने में ऐसा हुआ है। सो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए डीआई बहुत इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार फिर से बार ग्राफ की बात हो रही है और किसी भी बिल्डर के द्वारा निर्मित जो फ्लैट और जो बेचे गए फ्लैट हैं उनकी यहाँ पर जानकारी आपको हजारों में दी जा रही है। ठीक है, मतलब ये हजार में है। जैसे अगर ये 85 है तो आप इसको 85,000 पढ़ें, ये 40 है तो इसको 40,000 पढ़ें, ये 45 है तो इसको 45,000 पढ़ें। और आपसे एक बात ये कही गई है कि जो सोल्ड फ्लैट है, सोल्ड का मतलब जो बेचने वाले हैं, वो देखिए ये मरून कलर से दिखाए गए हैं, और जो कंस्ट्रक्टेड है यानी कि जो बन रहे हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, रेड कलर से। अब देखिए कह रहा है कि दिल्ली और मुंबई में बेचे गए फ्लैटों को, तो देखिए दिल्ली ये है और मुंबई ये है। अब इन दोनों में बेचे गए जो फ्लैट है, मतलब सोल्ड फ्लैट, तो सोल्ड फ्लैट कहाँ है, देखिए एक तो ये 85 और एक ये 40, मतलब हम कह सकते हैं 125 यहाँ पर हो गए। और चेन्नई और बेंगलोर में संयुक्त रूप से इनका अनुपात क्या है, मतलब बेचे गए फ्लैटों की ही बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए चेन्नई और बेंगलोर कहाँ पर है, तो ये चेन्नई है यानी कि 45, और अगर आप देखें तो ये है यहाँ पर बेंगलोर। तो आई विश कि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो अब 45 और 55 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होती है 100। ठीक है, तो अब आप अनुपात ले लीजिए, तो अनुपात लेंगे तो 25 से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर 5 आएगा नीचे 4 आएगा, यानी कि 5:4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊपर देख लीजिए ये दिल्ली प्लस मुंबई के फ्लैट हैं, और नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये चेन्नई प्लस बैंगलोर के फ्लैट हैं। आई विश कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। किन शहरों में बेचे गए फ्लैट निर्मित फ्लैटों से कम थे। अब आप देखिए ये बेचे गए फ्लैट जो है वो आपके ये हैं 85, तो ये तो 75 से ज्यादा है, नहीं ले सकते। यहाँ 40 है, जी हाँ ये कम है, इसको आपको लेना होगा। यहाँ 45 है, ये भी कम है 60 से, ये भी आप लेंगे। यहाँ पर तो ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है। इसका मतलब दो ऐसे हैं मुंबई और चेन्नई में जहां पर आपको आंसर करना होगा, जहां पर जो बेचे गए फ्लैट है वो निर्मित फ्लैट से कम है। आगे देखिए बिल्डर द्वारा निर्मित फ्लैट और बेचे गए फ्लैट का अनुपात कितना है। अब यहाँ पर सभी आपको काउंट करने होंगे, मतलब ये सारे के सारे काउंट करने होंगे और ये सारे के सारे काउंट करने होंगे, तब जाके आंसर यहाँ पर आएगा। तो देखिए 85 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 55 और प्लस 40, तो यहाँ पर देखिए बिल्डर द्वारा निर्मित फ्लैट, तो निर्मित फ्लैट ऊपर है, तो निर्मित फ्लैट पहले है, तो निर्मित फ्लैट को पहले लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 प्लस 55 प्लस यहाँ पर 60, 45 और 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू 270 हो रही है और नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर 265 आ रही है। 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए 54/53, यानी कि 54:53। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दिल्ली चेन्नई और बेंगलोर में निर्मित फ्लैटों का औसत क्या है। दिल्ली चेन्नई और बेंगलोर, तो देखिए ये दिल्ली है, ये चेन्नई है और ये बेंगलोर है, और कहता है निर्मित फ्लैट, तो निर्मित मतलब 75, 60 और 45। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी 180 होती है, क्योंकि 75 प्लस 60 प्लस 45 करेंगे तो देखिए 7 4 11 और 5 5 120 प्लस 60 180। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाएगा 60 है, यहाँ पर आंसर बी होगा। यदि फ्लैट की निर्माण लागत 1 लाख रुपए है और बेची गई लागत यहाँ पर 2 लाख रुपए है, तो बिल्डर का कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर एक चीज को समझा था कि भाई अगर आप देखें तो निर्माण लागत 1 लाख रुपए, यानी कि इन सब को आप काउंट कर लें और 1 लाख का मल्टीप्लाई करा दें। ऐसे ही अगर आप इन सबको काउंट कर लें और 2 लाख का मल्टीप्लाई करा दें तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने पीछे इस बात को समझा भी था। देखिए अभी हमने यहाँ पर इस बात को समझा था कि जो कंस्ट्रक्टेड थे वहां पर हमारा आंसर आया था 270, और जो अभी हमने सोल्ड फ्लैट्स देखे थे उसमें हमारा आया था 265। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बनवाई में तो 1 लाख रुपए है ना, और यहाँ पर है 2 लाख रुपए बेचने पे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करें तो देखिए 265 इंटू, अगर आप यहाँ पर 2 करते हैं तो 265 इंटू जब आप 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 530। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे ये सोल्ड वाले हैं और जो हमारे ये कंस्ट्रक्टेड वाले हैं इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो 530 लाख में आप मान के चलिए कि बने हैं, सॉरी बेचे गए हैं, और 270 में आपके बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, एक तो भाई नो डाउट प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 260 लाख का दिख रहा है। तो यही आंसर हो गया आपका, खत्म बात। तो प्रॉफिट है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि 2/15 मिलकर 33 से 1/3 के बराबर होंगे, कितने ऐसे 2/15 मिले। तो हमने माना कि x 2/15 मिलेंगे तब जाके
33 सही 1/3 बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 2x/15 की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये हो जाएगी 100/3। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दें। ठीक, तो 5 से यहाँ पर देखेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 500/2 और x का आंसर आ जाएगा यहाँ से 250। तो हम कह सकते हैं कि 250 अगर 2/15 मिले तब जाकर आप कह सकते हैं कि ये 33 सही 1/3 बन जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखिए यहाँ पर एक सर्च पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 512 जो आप देख रहे हैं ये 8 का क्यूब भी है और इसमें होल पावर यहाँ पर n/3 है, इंटू में 8 की पावर 2n+1 है यहाँ पे। ठीक है, नीचे करते हैं। देखिए 8 की पावर यहाँ पर 2n हो जाएगी क्योंकि 8 का स्क्वायर है ये, इंटू 8 की पावर n+1 है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर 8 की पावर n है, इंटू में 8 की पावर यहाँ पर 2n+1 है। और अगर आप यहां पर देखें तो 8 की पावर 2n है, इंटू में 8 की पावर n+1 है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आप जानते हैं कि जब बेस सेम है तो पावर एड्स होंगी, तो 3n+1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 8 की पावर 3n+1। तो देखिए पूरा का पूरा सेम है तो कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है, तो यहाँ पर लिखिए नंबर, यहाँ पर लिखिए एवरेज और यहाँ पर लिखिए सम। तो आपसे कह रहे हैं कि जो 5 खुमानियां हैं उनका एवरेज 200 है, तो सम कितना हो जाएगा 1000। यदि 2 खुमानियों को शामिल कर लिया जाए, मतलब अब खुमानियां 7 हो गई, तो ऐसे में औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 1470 हो जाएगा। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि 2 नई खुमानियों का औसत भार क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर 470 बढ़ गया। अब ये 470 बढ़ा है 2 खुमानियों के आने की वजह से, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 235 ग्राम आ जाएगा। तो पर खुमानी 235 ग्राम की है एवरेज। आगे देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 + x/529 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है। देखिए जब स्क्वायर दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 25/23 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है इसलिए। सो 1 + x/529 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 625 और अपॉन में 23 का स्क्वायर होता है 529। अब आप यहाँ पर क्या करिए कि x अपॉन में 529 को ऐसे रखिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो ये वैल्यू 625 - 529 अपॉन में 529 हो जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब 1 उधर जाएगा तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो फिर ऐसा ही कुछ दिखेगा आपको। 529 से देखिए 529 कैंसिल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से x का जो आंसर है वो 625 - 529 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 96 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 96। ठीक है, आई विश कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉफी की कीमत 18% बढ़ने पर उसकी बिक्री 18% कम हो गई, तो इससे कुल प्रभाव क्या होगा। अब देखो बच्चे पता क्या करते हैं, 18% का प्रॉफिट देखते हैं, 18% का वहां पे बिक्री कम हो गई ये देखते हैं तो कहते हैं 0% आंसर होगा जी। तो ये मत करके आना, ठीक है, ऐसा नहीं होता, गलत है ये। इसमें चलता है x + y + xy/100 वाला कंसेप्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, xy/100 वाला परसेंट यहाँ पर चलता है और ये सारा का सारा आंसर आपका परसेंटेज में ही आएगा। अब देखो पहले 18% का आप कह रहे हो कि कीमत बढ़ रही है और फिर 18% जो है उसकी बिक्री में कमी आ रही है, और फिर यहाँ पर देखो x × y, मतलब समझो x का आंसर है +18 और y का यहाँ पर आंसर है -18, मतलब वैल्यू है इनकी, तो ये आपको यहाँ रखनी होती है एक्चुअली में। अब जब आप यहाँ पर रखोगे देखो तो ये 18 × 18 हो जाएगा और ये माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का नहीं, और अपॉन में 100 ही है। अब ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखिए बच रहा है -324/x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, -3.24%, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू परसेंटेज में थी, देख रहे हैं ना। सो हम कह सकते हैं कि 3.24 का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। सो डिक्रीज होगा 3.24% का। चलिए अब यहाँ पर हिंदी के पैसेज है उनको करते हैं। जब समाज में अत्याचार, अनाचार, अशांति, अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़ियां जड़ जमा लेती हैं, तब कोई ना कोई महापुरुष समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी इस काल में पैदा हुए थे जब समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां अपना दुष्प्रभाव दिखा रही थी। उन्होंने समाज में अहिंसा, प्रेम, त्याग और शांति का संदेश देकर इन कुरीतियों को दूर किया। तो चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 569 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, तो ये बीसी में हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन है और माता का नाम इनकी माया था। महात्मा बुद्ध जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। सांसारिक सुखों में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, है ना, उन्हें रुचि नहीं रही। हृदय में वैराग्य भाव पैदा होने लगा। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। तो देखिए यहाँ पर संसार को छोड़ने का मतलब ये है कि घर बार छोड़ने का निश्चय किया, ना कि
प्राण छोड़ने के निश्चय किया। तो ये ध्यान रखें। सिद्धार्थ ने वनों में घूम घूम कर तपस्या करना आरंभ कर दी। कहां पर इन्होंने तपस्या शुरू करी? वनों में। ठीक है, इससे इनका शरीर दुर्बल हो गया। अंत में वे गया पहुंचे। अंत में वे कहां पहुंच रहे हैं? गया पहुंच रहे हैं, बिहार में। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई दिनों तक तपस्या भी करी। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्त इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। इसके बाद वे सारनाथ आते हैं। वहां उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया। वे घूमते घूमते कपिल वस्तु भी गए। ठीक है, घूमते घूमते कपिल वस्तु भी गए और वहां उन्होंने माता पिता पुत्र और पत्नी सभी को उपदेश दिया। वे लोग भी इनके उपदेशों को सुनकर बौद्ध बन गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें यहाँ पर मिले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ और पाटलिपुत्र। तो आंसर होगा यहाँ पर कपिल वस्तु। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि कपिल वस्तु में यहाँ पर जन्म हुआ है। आगे चलिए। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग का जो फैसला है वो क्यों लिया? तो जीवन के रहस्य को जानने के लिए। जी हाँ, ये तीनों गलत है। जीवन के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो आपने देखा था कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। साल, बरगद, नीम, ये तीनों गलत है। पीपल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ पहुंचकर किसे उपदेश दिया? तो ध्यान रखेंगे कि सारनाथ पहुंचकर इन्होंने जंगल में बैठे उनके शिष्यों को या भिक्षुकों को या पुत्री और माता वगैरह को नहीं, 5 साधुओं को उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया था। जब समाज में अत्याचार, अशांति, अज्ञान एवं अंधविश्वास व रूढ़ियां बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? जनमानस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सामाजिक कुरीतियां कम होती हैं, कोई ना कोई महापुरुष इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जन्म लेता है। जी हाँ, सही आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महान व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। आप देखिए, एक भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो सदैव आप कह लीजिए जाने जाते रहे हैं अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से भी। व्यक्ति अगर बात करी जाए तो बहुत ही महान व्यक्ति रहे ये, बहुत ही अच्छा इनका व्यक्तित्व भी था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जनसाधारण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जाने जाते हैं। वे भारतीय लोगों के दिलों में जनता के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। तो भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति। वास्तव में वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कहां पर? रामेश्वरम, तमिलनाडु, इंडिया में, भारत में। 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो जाता है और इनका निधन मेघालय शिलोंग में होता है। आपने याद होगा आपको, जब ये मेघालय में शिलोंग में आई गेस IIM में थे, तब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कलाम ने एक वैज्ञानिक के तौर पर DRDO, जिसको हम कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड RDSO मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, आप कीजिएगा, ये RDSO नहीं DRDO है। RDSO तो लखनऊ में है, DRDO की हम बात कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कार्य किया, जहां पर इन्होंने भारतीय सेना के लिए छोटा हेलीकॉप्टर भी इन्होंने डिजाइन किया DRDO में। 1998 के सफल पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि जो आपने देखा होगा, एक मूवी भी आई थी पोखरण, तो उसमें भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। वो दूरदर्शितापूर्ण विचारों से युक्त व्यक्ति थे जिसने हमेशा देश के विकास का लक्ष्य देखा। भारत 2020 के शीर्षक से आपने देखा होगा, इंडिया 2020 के नाम से इनकी एक बुक भी आई थी। तो इस किताब में उन्होंने देश के विकास के बारे में योजना को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार देश की असली जो संपत्ति है वो युवा है। ठीक है, इसी वजह से वो हमेशा उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं। वे कहते हैं कि राष्ट्र को नेतृत्व में आदर्श की जरूरत है, ठीक है, जो युवाओं को प्रेरित कर सके। तो एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जिससे यूथ जो है वो आगे बढ़े, कार्य करने के लिए सक्षम हो पाए। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे नंबर के नहीं थे, तीसरे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले राष्ट्रपति थे। और अगर यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में मिला, और दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्हें 1963 में मिला। ठीक है, भारत रत्न। भारत सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने इसरो और DRDO में काम किया, अपने योगदान दिए, और 1981 में इन्हें पद्म भूषण तथा 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। चलिए पैसेज को सॉल्व करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको पता है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष नहीं, आंध्र केसरी नहीं, शेरे पंजाब नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए, लौह पुरुष, आंध्र केसरी और शेरे पंजाब, ये तीनों किन्हें किन्हें कहा जाता है? इन सबके नाम बताइए कमेंट करके। ठीक है, जरूर रिप्लाई किया करें। डॉक्टर कलाम का निधन कहां हुआ था? तो आपको सबको पता है, ये शिलोंग मेघालय में हुआ था। ये 3 गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये कब किया गया? तो 1990 में किया गया था। अभी हम पीछे पढ़े हैं।
भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डॉक्टर कलाम ने एक हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया था और उन्होंने यह किस संगठन में बनाया था? इसरो, आरडीएसओ, डीआरडीओ? तो उन्होंने डीआरडीओ में बनाया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट करके बताइए डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका मोटो क्या है ये भी बताइए। ठीक है, मोटो क्या है ये भी बताएं। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये होगा सम प्लस चय नहीं, सम प्लस उच्चय नहीं, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, तो सम प्लस उत धन चय, या कह लीजिए सम धन उत धन चय, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबु, सर, मेघ पुष्प या फिर नीर? तो अगर आप यहां पर देखें तो सर यहां पर नहीं होता। ठीक है, अंबु बिल्कुल है, मेघ पुष्प भी होता है, नीर भी होता है, बट सर यहां पर नहीं होता है। सर किसका है फिर? सर तो देखिए, सर जो है उसको यहां पर हम कहते हैं तीर, तीर कह लीजिए या फिर बाण कह लीजिए, इसका होता है ना। तो सर मतलब बाण या फिर तीर का ये पर्यायवाची है। अंबु, मेघ पुष्प और नीर ये तीनों पर्यायवाची पानी के होते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? जयशंकर, जयप्रकाश नारायण, महादेवी वर्मा, सूरदास या फिर धनानंद? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो सूरदास यहां पर करेक्ट आंसर होगा। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है। आगे देखिए, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्याणी नहीं, सूर्य नहीं, सूरा नहीं, सूर्या। जी हाँ, सूर्य का होता है सूर्या। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या फिर सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जस दूल्हा तन बनी बराता, इसका मतलब होता है सभी साथी एक ही जैसे, है ना। जैसे लोग हैं, मतलब जैसा कोई है, एक व्यक्ति है, ऐसे सभी हो जाएं तो उसको कहते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, इंग्लिश का पैसेज है। उत्तराखंड इज अ स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है कि नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। ड्यू टू मैनी पिलग्रिमेजेस एंड हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, द स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवभूमि और लैंड ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, लैंड ऑफ लॉर्ड या फिर देवभूमि इन्हें कहा जाता है इस उत्तराखंड को। द मेंशन ऑफ द उत्तराखंड स्टेट इज फाउंड इन द वैदिक बुक्स। वैदिक पीरियड में और वैदिक किताबों में भी इसका आपको जिक्र मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस समय का जो विवरण है वो महाभारत में भी आपको दिखाई देता है। द स्टेट वॉज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत के अगर आप बात करें इंडिपेंडेंस की, तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन उसके बाद इसे एक सेपरेट राज्य बना दिया गया। उत्तराखंड भारत का 27वां आप कह लीजिए राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश को सन 2000 में 9 नवंबर को काट कर बनाया गया था। यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े होते हैं, एक बनता है उत्तराखंड, भारत का 27वां राज्य, और एक बनता है उत्तर प्रदेश, अलग हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो अगर आप याद करें तो नवंबर के महीनों में यहाँ पर 3 स्टेट बने थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। छत्तीसगढ़ भी बना था, उत्तराखंड भी बना था और झारखंड भी बना था। एक बिहार को काटकर, एक मध्य प्रदेश को काटकर और एक यूपी को काटकर। ठीक है, 6, 9 और 11 ये डेट्स थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In January 2007, keeping in mind the emotions of the local people, the official name of the state was changed to Uttarakhand. तो लोगों की भावनाओं को, ठीक है, दिमाग में रखते हुए यहाँ पर 2007 में उत्तराखंड का जो उत्तरांचल का जो नाम है वो चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड शेयर्स अ बॉर्डर विद चाइना, द फार वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। सो उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना और नेपाल से कुछ हद तक लगता है, चाइना से तो ज्यादा लगता है। और अगर हम इंटरनल बात करें तो यूपी, हिमाचल एंड हरियाणा 3 स्टेट से इसका बॉर्डर लगता है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज देहरादून एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट एंड अ स्मॉल टाउन नेम गैरसेन हैज बीन प्रपोज्ड एज द फ्यूचर समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। सो आगे जाके गैरसेन को समर जो कैपिटल है वो बनाया जाएगा उत्तराखंड की। एंड द वैलीज ऑफ फ्लावर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड मेक द ब्यूटी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पर जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये एक नेशनल पार्क भी है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। हालांकि जो गैरसेन की अभी हमने बात करी तो अब वो समर कैपिटल बन चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। तो ड्यू टू मैनी पिलग्रिमेजेस एंड हिंदू टेम्पल्स द स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवभूमि। जी हाँ। वीरभूमि? जी नहीं। सिटी ऑफ फ्लड्स? जी हाँ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? अब ये मत करना कि देवभूमि दिखी तो सिर्फ आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के चले आए, गलत हो जाएगा बच्चों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि देवभूमि भी कहते हैं, सिटी ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं। उत्तराखंड 27वां राज्य बना भारत का, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कटकर। कब कटा है ये? तो 9 नवंबर 2000 को कटा था। ठीक है। Due to its geographical location with a small town has been proposed as the future summer capital of Uttarakhand. तो गैरसैंण को फ्यूचर कैपिटल बोला गया है। आगे देखें, spills the beans का मतलब क्या होता है? spill the beans, keep one at a distance, get out of control, to share the secret with someone, या फिर to get stopped। तो आंसर लगाएंगे हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। सो टू शेयर द सीक्रेट विद समवन। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब टू शेयर, किसी के साथ आपके लिए जो सीक्रेट को शेयर करना, दैट इज स्पिल द बीन्स।
फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई हैवंट सीन यू डैश जनवरी, तो याद रखेंगे सिंस जनवरी, ठीक है, मैंने आपको जनवरी से नहीं देखा है, मतलब सिंस, यहाँ पर फॉर जनवरी मत लगा देना, गलत हो जाएगा, सिंस जनवरी आएगा, ठीक है। तो चलिए अब रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोबाइल, MOBILE, मोबाइल, मोबाइल को यहाँ पर लिखा गया है EIOLBM, ठीक है। तो देखिए एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अगर हम यहाँ पर लिखें तो देखिए M कहाँ है, M यहाँ पर, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर आ गया, 6 नंबर यहाँ पर आ गया। O अगर आप देखें तो सेकंड नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। I जो है वो 4 नंबर यहाँ पर आ गया, L जो है 5 नंबर यहाँ पर, और B जो आप देख रहे हैं 3 नंबर यहाँ पर आ गया। तो मतलब 6 4 2 5 3 1 ये काम किया गया है। ऐसे देखिए इंडिगो में भी सेम लॉजिक चल रहा है, तो हमें जैगर, जैगर देखिए, जैगर को वैसे हम जैगरी या गुड़ वगैरह भी कहते हैं, बट यहाँ पर जैगर है, तो जैगर के लिए क्या इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बनेगी उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए अगर ये 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें लॉजिक में क्या चाहिए, 6 4 2 और 5 3 1, है ना। तो 6 कहां पर है, देखिए 6 है आपका आर पे, तो ये आर ले लीजिए। 4 पे क्या है, देखिए 4 पे आपका जी है ना। 2 पे क्या है, ए है। 5 पे क्या है, ई है। 3 पे क्या है, जी है। 1 पे क्या है, जे है। तो ये आंसर होगा RGA EGJ, RGA EGJ कहां पर है, ये RGA ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से संगत का चयन कीजिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी और ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और सुनामी ये तीनों ही नेचुरल डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली ईश्वर की देन है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ईश्वर नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग तो हम करते हैं, जब प्रदूषण हम इतना ज्यादा फैला रहे हैं तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। आगे देखिए आपके सामने यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि W, है ना, W@X स्टार Y #Z, है ना, इसका अर्थ क्या होगा, यदि W के एक भाई और एक बहन है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि इसका अर्थ क्या होगा अगर W का एक भाई और एक बहन है, ठीक है। ये वाली पॉइंट भी आपको यहाँ पर यूज करनी है, आखिरी वाली, ठीक है। तो देखिए @ का मतलब क्या होता है, @ का मतलब होता है देखिए बेटी, यानी कि A B की बेटी है, तो हम कह सकते हैं कि W यहाँ पर X की बेटी हो जाएगी। देखिए W बेटी हो गई X की, ठीक है। फिर X और Y में स्टार है, तो देखो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब होता है ये रहा स्टार, इसका मतलब होता है देखो पिता, है ना। स्टार का मतलब क्या है, पिता। तो हम कह सकते हैं कि X पिता है किसके, Y के। तो अगर X पिता है Y के, तो यहाँ पर Y यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे Y मेल है फीमेल अभी नहीं पता। फिर Y और Z में देखो यहाँ पर हैशटैग है, हैशटैग का मतलब क्या होता है, बहन, यानी कि Y जो है ना वो Z की बहन है, तो देखिए Y बहन हो गई Z की, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और यानी कि यहाँ पे इनकी एक संतान और है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि W की एक भाई और एक बहन है, W का जेंडर पता है, और एक बहन इनकी वाई हो गई, तो अब इनको जेड को मजबूरी है कि भाई ही होना पड़ेगा, मेल ही होना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, ये चीज बतानी है आपको। जेड एक्स का पोता है जी, नहीं, यहाँ पर 3 जनरेशन ही नहीं है, तो काट दो, ये तो गलत है। नवासी है या पोती है, ये भी काट दीजिए। जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स का भाई है नहीं, जेड तो एक्स का बेटा है, जेड एक्स का पुत्र है, जी हाँ, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे सवाल। आगे देखिए, क्या मिश्का को नई स्कूटी खरीदनी चाहिए, ठीक है, ये सवाल है। हाँ, मिश्का को पुरानी स्कूटी जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रही है, उसे उस स्कूटी से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है, इसलिए उसको बदलनी चाहिए। चलो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्याओं को बढ़ाएगी, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आंसर आपका पहला है। भाई देखो, उसको परेशानी हो रही है, 15 साल से वो एक स्कूटी चला रही है, पुरानी हो चुकी है, मे बी उसमें कोई समस्या आ सकती है, इसीलिए मिश्का को स्कूटी बदलनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ केवल पहला सही है। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो कल से 2 दिन पहले का दिन क्या था। देखिए कल के बाद का दिन गुरुवार, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आज है, ठीक है, ये आने वाला कल है तो हमने इसको प्लस लगा दिया, ये पिछला कल है तो हमने माइनस लगा दिया, ये परसों मतलब द डे आफ्टर टुमारो, ये आने वाला परसों इसलिए यहाँ पर कर दिया, और ये क्या है, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब पुराना वाला परसों जो बीत चुका है। कहता है यदि कल के बाद का दिन, देखो इफ द डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, तो द डे आफ्टर टुमारो का मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है, ये है थर्सडे, है ना, परसों की बात हो रही है। देन व्हाट वाज द डे 2 days बिफोर यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे कौन सा वाला, ये वाला यस्टरडे, इसके 2 दिन पहले क्या था, देखो 1 दिन पहले और यहाँ पर 2 दिन पहले। यहाँ पर आपको बेसिकली चीजें निकाल, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैटरडे। सो यहाँ संडे, यहाँ मंडे, यहाँ ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे और यहाँ पर थर्सडे। तो आंसर क्या होगा आपका, शनिवार, यानी कि सैटरडे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पर एक और आपके सामने टेबल है, टेबुलर आपके सामने चार्ट या कह लीजिए टेबुलर ग्राफ है, इसको हमें यहाँ पे समझना होगा। 2006 से 10 में किसी संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों की संख्या आपको दर्शाई गई है।
आपसे कह रहे हैं कि वर्ष 2008 में कंपनी क्यू के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2010 में कंपनी ओ के कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 2008 में कंपनी क्यू, 2008 ये रहा, और कंपनी क्यू कहाँ है, कंपनी क्यू ये रही, यानी कि 150। और 2010 में कंपनी ओ, 2010 ये है, कंपनी ओ में 240 है, यानी कि 150 जो आप देख रहे हैं वो 240 का हमने मान लिया कि भाई x% होगा। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, तो x का आंसर क्या आएगा बताइए, 1500 अपॉन में 24, ये यहाँ पर आएगा। अब अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये वैल्यू 62.50% आएगी, 62.50, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखें, वर्ष 2007 तथा 2010 में कंपनी एम के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा वर्ष 2007 और 9 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। 7 और 10 में कंपनी एम, देखो ये रहा 7 और ये रहा 10, और कंपनी एम कहाँ है, ये रही, है ना। तो अब आप देखिए 240 और 268 कितना हो गया यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि ये 508 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें 7 और 9 में कंपनी क्यू, तो देखिए 7 तो ये है, तो कंपनी क्यू की बात हो रही है, मतलब 230, और 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 में कंपनी क्यू ये रही, 230 प्लस 221, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 451 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया बेसिक। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस लेना है, तो 8 में से एक गए 7 और यहाँ पे 5, तो 57 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्ष 2008 तथा 2009 में कंपनी पी के कुल कर्मचारियों की संख्या, देखिए 8 और 9 में कंपनी पी, ये है 8 और ये है 9 और ये है कंपनी पी, यानी कि हम कह सकते हैं 250 प्लस 245, इसका मतलब हो गया 495 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। 2006 तथा 10 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारी, तो 6 और 10 कहाँ है, देखिए ये रहा 6 और ये रहा 10, और कंपनी क्यू की बात हो रही है, तो क्यू में यहाँ एक तो 215 है और 10 में यहाँ 200 है, मतलब 415 है यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में आपको अनुपात लेना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 415, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो तीनों के तीनों यहाँ पर इवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, काट दीजिए, एक ही आंसर है, वही आप आपका आंसर होगा। आप इसको यहाँ पर 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये वैल्यू आपकी 99/83 आएगी। तो जरूर नहीं है कि हमेशा सॉल्व करना पड़े, कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करते हैं। वर्ष 2006 में कंपनी क्यू के कर्मचारियों की संख्या, 2006 में जो कंपनी क्यू के कर्मचारी हैं वो 215 हैं। वर्ष 2010 में कंपनी ओ के कर्मचारियों की संख्या, तो देखिए 2010 में कंपनी ओ के कर्मचारी 240 हैं, से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कम कितने हैं, 215 240, हम कह सकते हैं कि भाई 25 कम है, तो 25 कम है, और वो भी 2010 के रेफरेंस में चाहिए, यानी कि 240 के रेफरेंस में चाहिए, इनटू में आप कर देंगे 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब ये 250 अपॉन में 24 है। अब जब आप इस पूरी की पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट 10 के पास आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू लमसम देखिए 240 पूरा चला जाएगा, तो यानी कि 10 सही 10/24, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 10 सही 5/12%। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 2006, 7 और 10 में कंपनी ओ में कुल मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, 6, 7 और 10। देखिए 6, 7 और 10 की बात हो रही है और कंपनी ओ की बात हो रही है, यानी कि ये और ये। अब आप देखिए यहाँ पर हमें इन सबको ऐड करना होगा पहले, सो 178 प्लस 158 और प्लस 240, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू 576 आएगी, 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी 192। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए, अगली आपके सामने यहाँ पर एक टेबल है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सभी क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 सालों में 5 देशों का जो कुल निर्यात है करोड़ों में, वो आपको दिया गया। निर्यात का मतलब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ कैसे निकालेंगे आप, जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो फिर लॉस है। वर्ष 2004 में सभी देशों का लाभ क्या था यदि सभी देशों का कुल आयात 200 करोड़ है। देखिए 2004 की बात हो रही है और यहाँ पे ये 5 देश हैं, आपको लाभ बताना है। तो सबसे पहले तो इन सभी का आप यहाँ पर निर्यात काउंट करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा हमें, 45 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 15 और प्लस 100। पहले तो यहाँ पर देखिए कि ये निर्यात हुआ कितना है ना। तो अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 100 यहाँ पर 160, 160 प्लस 90 250 और यहाँ पर 300। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर 300 आया है ना, 300 करोड़ यहाँ पर आया है, इस बात को ध्यान से देखिए। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आयात जो है 200 करोड़ है, तो भाई एक्सपोर्ट तो 300 करोड़ था और इंपोर्ट यहाँ पर आपका 200 करोड़ है, तो इंपोर्ट कम होना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा। तो 300 माइनस 200 कर दें, यहाँ पर 100 करोड़ का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट है, 100 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा।
यदि वर्ष 2002 में सभी कंपनियों का कुल आयात वर्ष 2004 में सभी कंपनियों के कुल निर्यात का 50% था। अब देखिए 2004 में पहले देखिए निर्यात है कितना था, यानी कि इन सबको जोड़ा हमें, तो जब इन सबको अभी आपने जोड़ा था तो 2004 में जो एक्सपोर्ट आया था वो 300 करोड़ का आया था, अभी हमने देखा था। तो एक्सपोर्ट कितना है 300 करोड़ का, और 300 करोड़ का 50% कहता है कि 2002 में कंपनी का कुल इंपोर्ट है। तो 2002 में जो इंपोर्ट है कंपनी का वो एक्चुअली में क्या है 300 करोड़, जो कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट है 2004 में सभी कंपनीज का, उसका 50% यानी कि 150 करोड़। तो 150 करोड़ आपका इंपोर्ट है कहां पर, बताइए जल्दी से। 150 करोड़ आपका इंपोर्ट है 2002 में। अब कहता है कि लाभ बताइए 2002 में, तो 2002 में पहले सभी कंपनीज का आप यहां पर एक्सपोर्ट निकालिए। देखिए 40 प्लस 25, तो यहाँ पर 5 2 7 1 80 120 120 और 60, यहाँ 120 60 180 और यहाँ पर 230। तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पर तो 230 यहाँ पर आया। एक बार फिर से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये 80 4 120 180 180 और 50 230, जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए 230 करोड़ आता है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हम यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से 230 माइनस 150, यानी कि 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा गया, हमसे औसत प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ पूछा है। तो ऑब्वियसली आप 80 करोड़ को यहाँ पर 5 कंपनियों में डिवाइड करेंगे उस साल के लिए, तो 16 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट आएगा एवरेज में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए वर्ष 2002 2003 और 2004 में कंपनियों बी सी और डी का कुल लाभ यहाँ पर क्या है, यदि इन वर्षों के लिए कुल आयात करोड़ों में 340 करोड़ है। तो जरा ध्यान से देखिए 2002 3 और 4 में कंपनी बीसीडी, तो देखिए 2 3 और 4 में अब यहाँ पर कंपनी बी सी और डी की बात हो रही है। तो बी सी डी कहाँ ये रहे, देख रहे हैं, ये है बी सी और डी, ठीक है, 2003 2 3 और 4 में। तो कुल लाभ यहाँ पर आपको बताना है, यदि कुल आयात यहाँ पर 340 करोड़ है तो सभी को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको टोटल एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो पहले तो टोटल एक्सपोर्ट निकालो क्या है सभी का, यानी कि 25 प्लस 15 प्लस 50, उसके बाद प्लस 55 प्लस 70 प्लस 90 और इसके बाद प्लस 60 प्लस 20 और प्लस यहाँ पर 15। तो इन सभी को पहले आप ऐड करिए तो वो आपको एक्सपोर्ट मिलेगा, और फिर जो वैल्यू आएगी तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्सपोर्ट में से हमें इंपोर्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से एक बार इसको ऐड करते हैं। देखिए सो ये 400 करोड़ है और इंपोर्ट आपको दे रखा है 340 करोड़, तो यहाँ 340 करोड़ लिख दीजिए। तो 400 में 340 को माइनस करेंगे, आंसर आपके सामने आएगा 60 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिशत से देश ई का औसत निर्यात सभी वर्षों के दौरान ए के औसत निर्यात के मुकाबले अधिक है। किस प्रतिशत से देश ई का औसत निर्यात, यहाँ देश नहीं है, ये एक्चुअली में कंपनी है एक तरह से, हाँ जी, खैर ई का औसत निर्यात, देखिए ई यहाँ पर है, ई का औसत निर्यात हमें निकालना है। तो पहले देखिए ई का जो निर्यात है वो हमें बताना है कि किस वर्ष के दौरान ऐसा हो रहा है कि ए के औसत निर्यात के मुकाबले अधिक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस बात को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमें ई के लिए और ए के लिए निकालना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। ई के लिए अगर आप सभी वर्षों के दौरान निकालना चाहते हैं तो हमें इन सभी को ऐड करना है, यानी कि 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 100 प्लस 110। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 100 और प्लस 110, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर 375 आ रही है। और क्योंकि हमें एवरेज लेना है तो 375 को 5 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 75 आ जाएगी, ये एवरेज है ई के लिए। अब सेम काम ए के लिए करते हैं, तो ए में भी सभी वर्षों को हमें ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद एवरेज लेना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या है, 20 प्लस 40 40 प्लस 60 प्लस 45 और 45 के बाद 90। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 60 60 120 और 205 और यहाँ पर 90, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आने वाली है 255, है ना। एक बार देख लेते हैं, 4 2 6 60 60 120 120 और यहाँ पर 165 और 915, जी हाँ, तो ये वैल्यू 255 है। 255 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये वैल्यू आपकी 51 आएगी, यानी कि यहाँ पर एवरेज 51 है, यहाँ पर एवरेज 75 है। अब कहता है कि भाई मुकाबले से कितना अधिक है, परसेंटेज में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई 24 ज्यादा है। अब 24 ज्यादा है तो देखिए देश ए के कंपेयर में पूछ रहा है, तो देश ए के कंपेयर में अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देश ए के औसत निर्यात के मुकाबले यहाँ पर कितना अधिक है, ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। सो अपॉन में यहाँ पर ए की वैल्यू यानी कि 51 रख दीजिए,
इनटू में 100% में कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आंसर विल बी 47.05%। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। आई विश कि आपको क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन, जो कि 50th नंबर का है डीआई में। 2001 से 2003 तक सभी देशों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और दशमलव के 2 अंकों तक आपको निकालना है। तो देखिए 2001 से 3, यानी कि 2001 में सभी को पहले जोड़ो और 2003 में सभी को पहले जोड़ो और उसके बाद आप वृद्धि देखो। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 30, 20, 50, 50, 100, 160 और यहाँ पर हो गया आपका 205। ठीक है, तो ये वैल्यू 205 आ रही है। फिर देखिए यहाँ पर 7, 6, 13, 130 और यहाँ 150, यहाँ पर 55 मतलब 205 और यहाँ 220 हो गया। तो यहाँ 220 है, यहाँ 205 है। कितना ज्यादा भाई? 15 ज्यादा है। कितने पर? 205 पर। इनटू में 100%। आंसर सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू 7.31% के आसपास आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आई विश कि ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं। चलिए साइंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,8,8,3 यानी कि 2, 8, 10, 8, 18 और 3, 23 तेज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबको बता देता हूँ। टाइटेनियम का देखिए 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम का 24 होता है और स्कैंडियम का यहाँ पर 21 होता है। तो ये सब ध्यान रखें। वेनेडियम यहाँ पर आंसर है क्योंकि 23 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेग की इकाई है? देखिए आवेग, इंपल्स। इंपल्स बराबर क्या होता है? इंपल्स बराबर होता है बच्चों फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, अब फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और टाइम की क्या होती है? सेकंड, है ना? तो न्यूटन इंटू सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, और एक सेकंड ऊपर है, सेकंड से सेकंड कट गया, सो केजी मीटर अपॉन सेकंड ये भी एक्चुअली में न्यूटन सेकंड ही होता है, और इंपल्स की एक दूसरी यूनिट भी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं इसको भी। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात हो रही है कि ये जो स्राव करती है वो कहां पर प्रवेश करता है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड काफी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है बेसिकली। अगर हम बात करें तो देखिए आपकी एक रेक्टम है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, रेक्टम कहते हैं हम उसको। तो रेक्टम के ठीक सामने कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका ब्लैडर है ना, जो आपका ब्लैडर है उसके ठीक पीछे ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म स्पर्म और देखो सीरम दोनों अलग बातें हैं। तो जो आपका स्पर्म होता है ना, वो सीरम के अंदर रहता है। ठीक है, या कह लीजिए सीरम वो नहीं बोलना तो आप उसको सीमेन कह सकते हैं, एक ही बात है ना। तो सीमेन के अंदर आपका स्पर्म रहता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक इस प्रकार का फ्लूइड निकालती है जिससे आपके स्पर्म को नरिशमेंट मिलती है, यानी कि आपका स्पर्म जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, वरना अगर कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी अगर स्पर्म आपका नरिष्ट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि जो हैंड जॉब्स हैं, ठीक है, उसे कम करना चाहिए। यानी कि अगर कोई मास्टरबेट ज्यादा कर रहा है, कोई कोई महिला या फिर कोई मान के चलिए पुरुष, तो ऐसे कंडीशन में इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की अगर देखा जाए तो वो हानिकारक होती है, लत, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा की बात हो रही है। तो ये जो आप प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं उसका सारा का सारा जो सिक्रीशन है वो सीधा यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में निकलता है। 54 की बात करेंगे। एक विशिष्ट क्षेत्र में हवा की गति जानने में कौन मदद करता है? तो ये ओडोमीटर है नहीं, वोल्टमीटर है नहीं, वेलोमीटर। जी हाँ, यहाँ पर आंसर आपका वेलोमीटर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओडोमीटर की बात करें तो, वोल्टमीटर की बात करें तो ये वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए, पीडी लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए। लैक्टोमीटर तो दूध यानी कि मिल्क की शुद्धता को नापने के लिए। ओडोमीटर किस लिए यूज करते हैं? आपने देखा होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर आप डिस्टेंस को अगर आप यहाँ पर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आई विश की ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक विकार है? बताइए। थैलेसीमिया है, प्लेग है, हैजा है, या फिर कैंसर है? तो देखिए कैंसर नहीं है, हैजा नहीं है, प्लेग नहीं है, थैलेसीमिया। जी हाँ, थैलेसीमिया यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, सो थैलेसीमिया एक काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर थैलेसीमिया के बारे में, कि ये बेसिकली एक जेनेटिकल डिसऑर्डर तो है, नो डाउट। ये एक तरह का ना ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है बताइए? ब्लड का डिसऑर्डर है ये। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आमतौर पे इसमें क्या होता है कि आपके जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो बस उसी को हम क्या कहते हैं, है ना, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे थैलेसीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर पहुंचती नहीं है, राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो यही सब थैलेसीमिया के अंदर होता है। ठीक है, सो आई विश कि आपको ये सभी बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके आंसर की भी आपको आगे प्रोवाइड करवा दी जाए। तो देखिए ये आंसर की है, अगर आपको कोई भी आंसर यहाँ से मैच करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो उम्मीद करूंगा कि ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे, और ये सभी के सभी 55 क्वेश्चंस और इससे पहले के 5 मॉक टेस्ट आपने जरूर अच्छे से सॉल्व किए हैं। इसके बाद अगला जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 7, वो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा, आप उसको भी जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और आपको आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग। हैव अ गुड डे।